नमस्कार। आपका होस्ट गौरव आप सभी का स्वागत करता है अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रवाह पर। साथियों, आज से मैं आपके लिए आदित्य जीएस सीरीज लेकर के आया हूं, जो कि जीएस से रिलेटेड होगी और विशेष रूप से आने वाले यूपी पेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसमें हम लोग समय समय पर MCQs के माध्यम से प्रैक्टिस किया करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो पॉलिटी की करने जा रहे हैं आज की पहली क्लास में, जिसमें हम लोग आज भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में कुछ 20 MCQs को करेंगे। उन 20 MCQ से लगभग आपको 50 फैक्ट्स ज्ञात हो जाएंगे, जो कि आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम जहाँ पे पॉलिटी पूछी जाती है हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, मार्ले मिंटो सुधार 1919 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909। तो इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट है वह 1773 को आया था, जो कि सही है। पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात करें, यह 1784 में आया था, ये भी सही है। मार्ले मिंटो सुधार यह 1919 में ना करके 1909 में आया था। ठीक है, वहीं अगर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें तो यह 1909 में ना करके 1919 में आया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएंगे, जो कि आपका या जो डी ऑप्शन है इसके तहत ऑप्शन नंबर सी और डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, दिए गए संविधान के भागों और उसके अनुच्छेदों में से सुमेलित नहीं है। इसमें भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें DPSD कहा जाता है, इसका अनुच्छेद बताया गया है अनुच्छेद 36 से 51। भाग 9 जिसमें पंचायत की बात करी गई है, इसका अनुच्छेद बताया गया 243 से 243 ड़ा। भाग 15 निर्वाचन, इसको बताया गया अनुच्छेद 343 से 351। और भाग 18 आपात उपबंध की बात की गई है, इसमें बताया गया अनुच्छेद 352 से 360। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत के नीति निर्देशक तत्वों की भारतीय संविधान के, तो भाग 4 के अंतर्गत ये आते हैं और इन्हें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के लिए रखा गया है। वही भाग 9 की बात करें तो यह पंचायतों से संबंधित है और इसमें भी अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ड़ा तक रखे गए हैं। अगर भाग 15 की बात करें तो यह निर्वाचन से संबंधित है, लेकिन इसका जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक के अनुच्छेद इसमें रखे गए हैं। ठीक है, और भाग 18 की अगर हम बात करें तो भाग 18 में जो आपात उपबंध है यह अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक रखे गए हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यह सुमेलित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है। कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें ऑप्शंस आपके हैं। इसके तहत कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई, जो कि एकदम बात सही है। आगे, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण हुआ, यह बात भी सही है। और कंपनी के इस एक्ट के समय ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो विलियम पिट थे, ये भी बात सही है। और अगला क्वेश्चन कहता है, पृथक व्यापारिक कार्यों के लिए नियंत्रण बोर्ड और राजनीतिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल COD का गठन किया गया। इसमें ये अपोजिट लिखा हुआ है, व्यापारिक कार्यों के लिए COD का गठन किया गया था और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर कहता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन, यह एक्ट कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करने के लिए लाया गया था, बात सही है। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद का सृजन हुआ था, देखते हैं इसको। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, ये भी बात सही है। और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई थी, ये भी बात सही है। तो अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन नंबर बी की, तो इसमें बंगाल के गवर्नर का पद सृजन नहीं हुआ था, यहाँ पे बंगाल के
गवर्नर जनरल का पद सृजन हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका कथन करेक्ट नहीं है और यही हमें जानना था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। इसमें कहा गया है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में उचित विकल्प नहीं है। पहला कहता है इस एक्ट के तहत चाय और चीन को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। बात सही कहता है। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिल गई। ये भी बात एकदम सही है। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये भी बात सही है। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन के जितने भी विकल्प दिए गए हैं कोई भी विकल्प गलत नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। एकदम बात सही है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भी बात एकदम करेक्ट है। आगे बेंटिंग की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, इसको देखेंगे। और अगला है, कह रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य अर्थात चौथा सदस्य जो है इसको शामिल किया गया। ये भी बात एकदम सही है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को। इसमें कहा गया है कि बेंटिंग की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन तो सही बात है, लेकिन बेंटिंग की अध्यक्षता में नहीं था, ये मैकाले की अध्यक्षता में था। ठीक है, मैकाले की अध्यक्षता में था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो विधि आयोग गठित किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत वह मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चार्टर एक्ट 1853 के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्या कहता है, इसमें पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, कार्यपालिका और विधायिका संबंधी सभी शक्तियों का पृथक्करण किया गया, ये सभी। तो इस क्वेश्चन में पहला जो केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई ये भी सही है। सिविल सेवकों हेतु खुली भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, ये भी बात सही है। कार्यपालिका और विधायिका संबंधी जो शक्तियाँ थीं इनका भी पृथक्करण किया गया, ये भी बात सही है। तो कुल मिलाकर के इसके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीन करके ब्रिटिश राजमुकुट क्राउन को दे दिया गया? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1892 और भारत शासन अधिनियम 1909। अगर हम बात करें 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ था उसके पश्चात एक अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम 1858, जिसके तहत जो कंपनी का नियंत्रण था, कंपनी का नियंत्रण छीन करके ब्रिटिश राजमुकुट क्राउन को दे दिया गया था। अतः इस क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव दिया गया है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऑप्शन दिया गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ऑप्शन दिया गया है और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग पहले मैच करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हिट करेंगे। अगर हम बात करें बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ए ऑप्शन पे है। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी पर है ये। अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भारत का प्रथम वायसराय ये आपका यहाँ पर
ये था भारत का प्रथम वायसराय। ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे अगर कैनिंग करा जाएगा तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैनिंग, कैनिंग। तो यहाँ पे अगर हम कैनिंग कर लेंगे तो यहाँ अगर इस प्रकार से कुछ बनेगा तो ACBD, ACBD यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। तो इसमें से कंफ्यूजन रहता है दो में, कौन कौन से, सी राजगोपालाचारी और लॉर्ड माउंटबेटन में। ये दो ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, उससे पहले जानते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आपका आ जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगर क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इस स्थिति में जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति और पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता किस भारत शासन अधिनियम के तहत मिली? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत, या भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। अगर हम लोग बात करें भारत शासन अधिनियम 1858 की, तो इसके तहत जो कंपनी का शासन था वह क्राउन की तरफ ट्रांसफ़र हुआ था, ठीक है। अगर हम 1892 की बात करें तो 1892 में सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ था। अगर भारत शासन अधिनियम 1909 की बात करें तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में मुस्लिमों को शामिल किया गया था। अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1861 की, तो इसके तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। वहीं पोर्टफोलियो प्रणाली भी इसी शासन अधिनियम के तहत लाई गई थी। अतः ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 11 का भारत शासन अधिनियम 1861 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सीमित अर्थों में निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किस भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया? अभी इसको मैंने बताया था, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1892 या फिर भारत शासन अधिनियम 1909। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस किया था, तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1892, जिसके तहत सीमित अर्थों में निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी के रूप में क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है इस एक्ट के द्वारा हमारा सर्वनाश कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1909 के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है कि इस एक्ट के द्वारा हमारा सर्वनाश कर दिया गया? ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1909 को कहा गया कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली इसके तहत। ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को घटा करके 24 से 18 कर दिया गया। ब्रिटिश भारत ने सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन में मुस्लिमों को शामिल किया गया। वह प्रांतों पर द्वैध शासन लगाया गया। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी पहले ही डिस्कस किया था मैंने कि
भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में मुस्लिमों को शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसके संदर्भ में सही नहीं है। केंद्र पर द्वैध शासन लगाया गया। इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचनों को विस्तार करके सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन व यूरोपियों को शामिल किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया और उत्तरदायी शासन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इसमें ऑप्शन नंबर बी कहता है सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, सही बात है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया, ये भी सही बात है। उत्तरदायी शासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये भी सही बात है। लेकिन अगर द्वैध शासन की बात करें, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत यह केंद्र पर ना लगा करके यह प्रांतों पर लगाया गया था, प्रांतों पर लगाया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वह इनकरेक्ट हो जाएगा और वही हमें चाहिए था, और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है। प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र पर लगाया गया। प्रांत संघीय लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी कहा जाता है, व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का गठन किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ये सभी, अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो इसमें प्रांतों पर द्वैध शासन को समाप्त किया गया और इसे केंद्र पर इम्पोज किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये बात सही है। संघीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी और आरबीआई की स्थापना भी हुई, ये भी बात सही है। अखिल भारतीय संघ, इसकी भी स्थापना हुई। तो कुल मिलाकर के सभी ऑप्शंस इसके जो हैं ये करेक्ट हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्न में भारत शासन अधिनियम की विशेषता क्या है। यह भी 1935 की बात कर रहा है। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। बात सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 आधुनिक भारतीय संविधान का आधार स्रोत बना है। ये भी बात सही है, क्योंकि इसमें कई सारे प्रावधान वैसे के वैसे ही हमारे आधुनिक संविधान, जो कि अंबेडकर जी के द्वारा रचित किया गया था संविधान समिति के सहयोग से, तो इसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही इसे गुलामी का अधिकार व दास्ता का आज्ञा पत्र भी कहा गया था। साथ ही कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में, इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकृत भी कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर के इसमें ये तीनों बात भी इसमें भी सही है। तो इसके भी ये सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, महात्मा गांधी ने, या फिर ग्रैनविल ऑस्टिन ने। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें जो ये तीन ऑप्शंस हो जाएंगे गलत हो जाएंगे और राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इसे कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 से कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसमें कहा गया है, एक कथन है, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के बीच एक अल्पकालिक समझौता है। भारत शासन अधिनियम 1909 के संदर्भ में यह शब्द किसने कहे। ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, रैमजे मैकडोनाल्ड, महात्मा गांधी, ग्रैनविल ऑस्टिन। तो भारत शासन अधिनियम 1909 के संदर्भ में कहा गया कि यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के बीच एक अल्पकालिक समझौता है। तो ये कहा था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
और ये आज का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैंने अभी डिस्कस भी किया हुआ है। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पे लोग फंसते हैं, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर अधिकतर लोग जो फंसते हैं वो इन दो ऑप्शंस में फंसते हैं। इसको मैंने डिस्कस करा था कि पहले अगर स्वतंत्र भारत के पहले बात करेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय की बात होगी तो राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रकार से भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ आपको पसंद भी आए होंगे, लेकिन अब एक सस्पेंस और है कि इसमें मैंने कुछ और चीज़ें भी ऐड करी हुई हैं। आज इसमें छोटा सा कुछ महत्वपूर्ण भाग है हमारे संविधान के, कौन सा भाग किस अनुच्छेद में आता है, जो भी महत्वपूर्ण है उसको भी मैंने लगाया हुआ है, तो उसे भी चलते चलते गो थ्रू कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। इसमें है भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसका अनुच्छेद है 1 से 4। भाग 2 की बात करें, नागरिकता आती है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4A इसमें मौलिक कर्तव्य हमारे हैं 51A के तहत अनुच्छेद के। भाग 5 संघ 52 से 151 अनुच्छेद। भाग 6 राज्य 152 से 237 तक का है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 241। भाग 9 है पंचायतें, 243 से लेकर के 243 तक पंचायतें हैं। 9 का में नगर पालिकाएँ हैं, 243 से लेकर के 243 याछा तक। 9 खामे सहकारी समितियां हैं, ये 243 याजा से 243 याना तक हैं। आगे है भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 का तक रखे गए हैं ये। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध 245 से 263। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 308 से लेकर के 323। 14 का अधिकरण की बात इसमें की गई है। आगे चलते हैं निर्वाचन, भाग 15 निर्वाचन, क्वेश्चन में भी मैंने रखा था, अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन रहता है भाग 15 में। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष और उपबंध है, 330 से 342 के बीच आते हैं ये। भाग 17 इम्पॉर्टेंट है, राजभाषा, भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के बीच है ये। भाग 18 आपात उपबंध 352 से लेकर के 360 तक। और आज का अंतिम फैक्ट भाग 20 संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।